मार्च 2020 में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स लगभग 5000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। सिर्फ 5 सालों में ये इंडेक्स 5000 से 18000 के करीब पहुंच गया। और इस दौरान कई क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनीज ने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। लेकिन पिछले एक साल में निफ्टी स्मॉल कैप स्पेस में काफी शार्प करेक्शन और वोलेटिलिटी देखने को मिली है। 2025 में स्मॉल कैप 250 इंडेक्स लगभग 13,000 से 18,000 के बीच में काफी वाइड रेंज में फ्लक्चुएट करता रहा। इसी वोलेटिलिटी के चलते कई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप स्टॉक्स भी अपने पीक लेवल से लगभग 30 से 40% तक करेक्ट हो गए। लेकिन जब भी किसी इंडेक्स में करेक्शन होता है तो वहीं पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। इसीलिए आज के वीडियो में हम 5 ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप कंपनीज डिस्कस करेंगे जिन्हें मैं पर्सनली कंसीडर करती अगर मैं इन्वेस्टिंग आज स्टार्ट करती 2 लाख रुपीज से और मेरा पर्सपेक्टिव 5 से 7 साल का होता। हाय, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर, अ फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। जो भी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो काफ़ी डीप एनालिसिस के बाद प्रिपेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी फंडामेंटल इंसाइट्स वैल्यूएबल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं अपनी पहली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक से, जो है पिट्टी इंजीनियरिंग। अगर आप इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल केपेक्स स्ट्रेंथ्स को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल मोटर्स की डिमांड ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है। और इसी इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है पिट्टी इंजीनियरिंग। कंपनी मेनली इलेक्ट्रिकल स्टील लैमिनेशंस, मोटर कोड्स और हेवी इंजीनियरिंग कास्टिंग्स मैन्युफैक्चर करती है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो इनके प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल मोटर्स, पावर इक्विपमेंट, रेलवेज और हेवी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। कंपनी के क्लाइंट्स में सीमेंस, एबीबी और सीजी पावर जैसे लार्ज इंडस्ट्रियल प्लेयर्स भी इंक्लूड होते हैं, जो बिजनेस क्रेडिबिलिटी को और स्ट्रेंथन करते हैं। अगर हम कंपनी के नंबर्स देखें तो कंपनी का मार्केट कैप रफली 3600 करोड़ के आसपास है और स्टॉक रफली 29 से 30 पीई पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का पीई थोड़ा प्रीमियम साइड पर लग सकता है, लेकिन उसके पीछे स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ भी विजिबल रही है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने इम्प्रेसिव फाइनेंशियल ग्रोथ डिलीवर की है। कंपनी का रेवेन्यू एफआई 2021 के 539 करोड़ से बढ़कर एफआई 2025 में रफली 1743 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब सेल्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास ग्रो हुई है विद इन जस्ट 4 इयर्स। साथ ही एबिटा भी 99 करोड़ से बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 310 करोड़ तक पहुंच गया है। और सबसे मेन चीज, ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी ग्रेजुअली इंप्रूव हुए, अराउंड 14 से 15% रेंज से बढ़कर 16 से 17% तक। इसका मतलब कंपनी सिर्फ सेल्स ग्रो नहीं कर रही है बल्कि बेटर प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ग्रो कर रही है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में एग्रेसिव ग्रोथ कभी कभी मार्जिन सेक्रीफाइस करके भी आती है। लेकिन यहाँ मार्जिन्स रिलेटिवली स्टेबल इंप्रूविंग दिख रहे हैं, जो ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन को पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करता है। क्वार्टरली नंबर्स भी ब्रॉडली स्टेबल दिखते हैं। रीसेंट क्वार्टर्स में रेवेन्यू 450 से 500 करोड़ रेंज में मेंटेन हुआ है और ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी 16 से 17% के अराउंड सस्टेन हुए। ये इंडिकेट करता है कि ग्रोथ प्योरली वन टाइम स्पाइक ड्रिवन नहीं लग रही। अब कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें तो यहाँ मल्टीपल लॉन्ग टर्म थीम्स विजिबल है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग केपेक्स ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है। साथ ही रेलवेज, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेगमेंट्स भी लॉन्ग टर्म डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल मोटर्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिमांड इनडायरेक्टली कंपनीज लाइक पिट्टी इंजीनियरिंग को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन रिस्क को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कंपनी का डेट टू इक्विटी करेंटली अराउंड 0.96 है, जो थोड़ा सा हायर लग सकता है। मतलब बिजनेस लेवरेज कंप्लीटली लो रिस्क कैटेगरी में नहीं आता है। साथ ही इंडस्ट्रियल बिजनेसेस सिक्लिकल होते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन या केपेक्स स्लो डाउन आता है तो ग्रोथ कुछ टाइम के लिए इम्पैक्ट हो सकती है।
और एक और चीज, स्टॉक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रैली दे चुका है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, इसलिए फ्यूचर रिटर्न्स हेवीली डिपेंड करेंगे कि कंपनी अर्निंग्स ग्रोथ सस्टेन कर पा रही है या नहीं। ओवरऑल ये कंपनी मुझे एक इंटरेस्टिंग इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्ले लगती है, जहां स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, इंप्रूविंग मार्जिन्स और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग थीम का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। लेकिन बिकॉज वैल्यूएशन और डेट दोनों मॉडरेट साइड पर है, ये स्टॉक एग्जीक्यूशन सेंसिटिव भी रहेगा। चलिए अब चलते हैं अपने स्टॉक नंबर 2 की तरफ, जो है जेके पेपर। अगर आप इंडिया के कंजम्पशन ट्रेंड्स को क्लोजली देखें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। ऑर्गेनाइज्ड पैकेजिंग डिमांड स्टेडीली ग्रो कर रही है, चाहे ई कॉमर्स शिपमेंट्स हो, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो या फूड डिलीवरी। ऑलमोस्ट हर जगह पेपर बोर्ड और पैकेजिंग यूसेज इंक्रीज हो रहा है, और इससे ब्रॉडर ट्रेंड का बेनिफिट कंपनीज लाइक जेके पेपर को मिल सकता है। कंपनी ऑफिस पेपर, कोटेड पेपर और पैकेजिंग बोर्ड्स मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली लॉन्ग टर्म में पैकेजिंग और पेपर बोर्ड सेगमेंट कंपैरेटिवली फास्टर ग्रोथ एरिया बन सकता है, बिकॉज ब्रांड्स ग्रेजुअली प्रीमियम पैकेजिंग और प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब अगर करंट वैल्यूएशंस देखें तो जेके पेपर का मार्केट कैप रफली 6000 करोड़ के अराउंड है, और स्टॉक लगभग 25 के पीई के अराउंड ट्रेड कर रहा है। फर्स्ट लुक में वैल्यूएशंस एक्सट्रीमली चीप नहीं लगता, लेकिन सिक्लिकल बिजनेसेस को सिर्फ करंट अर्निंग्स के बेसिस पर जज करना मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि अभी कंपनी क्लियरली सिक्लिकल प्रेशर फेस कर रही है। चलिए एक बार कंपनी के नंबर्स पर फोकस करते हैं स्कैनेक्स में। रीसेंट फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू ग्रोथ लगभग म्यूटेड रही है, और एबिटा मार्जिन्स भी प्रीवियस पीक्स के कंपैरिजन में कंप्रेस हुए। कंपनी का आरओई करंटली 7.3 के आसपास है, जो इंडिकेट करता है कि बिजनेस अभी पीक प्रॉफिटेबिलिटी फेज में नहीं चल रहा है, और ऑनेस्टली यही चीज इसे इंटरेस्टिंग भी बनाती है। हिस्टोरिकली सिक्लिकल सेक्टर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट रिटर्न्स काफी बार तब आए हैं जब प्रॉफिटेबिलिटी वीक होती है और सेंटीमेंट नेगेटिव होता है, प्रोवाइडेड बिजनेस फंडामेंटली स्टेबल हो और बैलेंस शीट मैनेजेबल हो। यहाँ डेट टू इक्विटी रफली 0.38 के अराउंड है, जो एटलीस्ट एक्सेसिव लेवरेज कंसर्न क्रिएट नहीं करता। लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें तो इंडिया का पैकेजिंग मार्केट स्ट्रक्चरली एक्सपैंड हो रहा है। ई कॉमर्स पेनिट्रेशन, ब्रांडेड कंजम्पशन और प्रीमियम पेपर बोर्ड डिमांड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। अगर इंडस्ट्री साइकिल नॉर्मलाइज होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट सफल होते हैं, तो मार्जिन्स रिकवरी का स्कोप बन सकता है, लेकिन रिस्क को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पेपर इंडस्ट्री हाईली सिक्लिकल होती है, और पल्प प्राइसेस डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। अगर इनपुट कॉस्ट एलिवेटेड रहते हैं या डिमांड स्लो डाउन कंटिन्यू रहता है, तो अर्निंग्स प्रेशर लॉन्गर तक कंटिन्यू रह सकता है। साथ ही करंट लो आरओई ये भी इंडिकेट करता है कि नियर टर्म बिजनेस मोमेंटम अभी वेरी स्ट्रांग नहीं है। ओवरऑल जेके पेपर मुझे एक एग्रेसिव मोमेंटम स्टॉक नहीं लगता, लेकिन सिक्लिकल करेक्शन के बाद ये एक इंटरेस्टिंग वैल्यू ओरिएंटेड पैकेजिंग प्ले जरूर लगता है, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो नेक्स्ट 3 to 5 ईयर होराइजन रखते हैं और टेम्पररी अर्निंग्स प्रेशर के बियॉन्ड देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं थर्ड कंपनी की तरफ, जो है एडोर वेल्डिंग। अगर आप इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेंड्स को देखें तो एक चीज क्लियरली विजिबल है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही है। चाहे रेलवेज हो, फैक्ट्रीज हो, हैवी इंजीनियरिंग हो या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, हर जगह फैब्रिकेशन और वेल्डिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड डायरेक्टली लिंक्ड होती है, और इसी इकोसिस्टम का एक एस्टैब्लिश्ड पेयर है एडोर वेल्डिंग। ये कंपनी वेल्डिंग इक्विपमेंट, वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में जो कोर वेल्डिंग डिमांड होती है, उसका डायरेक्ट एक्सपोजर इस कंपनी के पास है। अब अगर कंपनी के नंबर्स देखें स्कैनेक्स में, तो कंपनी का मार्केट कैप रफली 2000 करोड़ के आसपास है, और स्टॉक लगभग 25 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिस्पाइट इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सपोजर, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ अराउंड 0.05 है। मतलब बैलेंस शीट काफी क्लीन पोजीशन में दिख रही है, और ऑनेस्टली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में लो डेट काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है।
बिकॉज सिक्लिकल स्लोडाउन्स में हेविली लेवरेज्ड कंपनीज ज़्यादा प्रेशर फेस करती हैं। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले कुछ सालों में कंपनी ने डिसेंट स्केल अप दिखाया है। रेवेन्यू एफआई 2021 के अराउंड 455 करोड़ से बढ़कर एफआई 2025 में अप्रॉक्सीमेटली 1140 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब बिजनेस साइज मोर देन डबल हुआ है विद इन अ फ्यू ईयर्स। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग इंसाइट मार्जिन्स में है। हिस्टोरिकली ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी वोलेटाइल रहे हैं। कुछ फेसेस में 4 to 5% तक भी आ गए हैं। लेकिन रीसेंट क्वार्टर्स में हमने देखा है कि मार्जिन्स इम्प्रूव हुए हैं। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑपरेटिंग मार्जिन रफली 15% के अराउंड था, जो प्रीवियस क्वार्टर्स के कंपैरिजन में काफ़ी नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी बेटर प्रोडक्ट मिक्स, प्राइसिंग डिसिप्लिन और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज पर काम कर रही है। क्वार्टरली नंबर्स भी रीसेंट रिकवरी को इंडिकेट करते हैं। रेवेन्यू लेटेस्ट क्वार्टर में 328 करोड़ रहा है और नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 34 करोड़ के आसपास है, जो प्रीवियस वीक फेसेस के कंपैरिजन में इम्प्रूवमेंट दिखाता है। अब ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें तो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग केपेक्स साइकिल यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। गवर्नमेंट इंफ्रा स्पेंडिंग, रेलवे प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ट्रेंड्स वेल्डिंग डिमांड को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही कंपनी ऑटोमेशन और हायर वैल्यू इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन सेगमेंट में काफ़ी ग्रेजुअली फोकस बढ़ा रही है, जो फ्यूचर मार्जिन्स इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन रिस्क को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंडस्ट्रियल डिमांड सिक्लिकल होती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग स्लोडाउन आता है या केपिक साइकिल वीक पड़ता है तो वेल्डिंग डिमांड डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकती है। साथ ही कंपनी हिस्टोरिकली मार्जिन वोलेटिलिटी भी फेस करती रही है, तो अर्निंग्स कंसिस्टेंसी मॉनिटर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक और पॉइंट, स्टॉक ऑलरेडी अपने रीसेंट लो से काफ़ी रिकवर कर चुका है। इसलिए फ्यूचर अपसाइड हेविली डिपेंड करेगा कि कंपनी करंट मार्जिन इंप्रूवमेंट सस्टेन कर पाती है या नहीं। ओवरऑल एजोर वेल्डिंग मुझे एक इंटरेस्टिंग इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्ले लगता है, जहां क्लीन बैलेंस शीट, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग थीम का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करने से पहले धन के एक स्पेशल फीचर के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो धन पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है स्टेप अप एसआईपी, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे काम करता है, अगर आप 5,000 की एसआईपी आज की डेट से स्टार्ट करते हैं तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हर साल ये अमाउंट ऑटोमेटिकली कितना इंक्रीज होगा, आइदर परसेंटेज बेसिस पर या फिक्स्ड अमाउंट बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल 5,000 से 5,500, फिर 6,000 एंड सो ऑन। इससे आपको मैनुअली एसआईपी अमाउंट चेंज नहीं करना पड़ेगा और जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो होती रहेगी, इन्वेस्टमेंट्स भी ऑटोमेटिकली स्केल होते रहेंगे। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका नाम है कंडीशनल एसआईपी। इसमें आप अपनी एसआईपी को स्पेसिफिक मार्केट कंडीशन के बेसिस पर ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट किसी सर्टेन परसेंटेज तक डिप करे या कोई प्राइस कंडीशन ट्रिगर हो, तब एसआईपी एग्जीक्यूट हो सकती है। इसका आइडिया ये है कि आप फिक्स डेट इन्वेस्टिंग के साथ साथ मार्केट करेक्शंस को भी स्ट्रैटेजिकली यूज कर सकते हैं विदाउट मैनुअली ट्रैकिंग एनी मार्केट। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ, जो है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स। ऑनेस्टली ये कंपनी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है बिकॉज ये एक टिपिकल कमोडिटी स्टील कंपनी जैसी नहीं लगती। कंपनी स्टेनलेस पाइप्स और ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करती है जो मेनली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, जैसे केमिकल्स, ऑयल एंड गैस, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। इसका मतलब कंपनी की ग्रोथ डायरेक्टली इंडिया के इंडस्ट्रियल केपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन से लिंक्ड हो सकती है। अब करंट वैल्यूएशंस देखें तो कंपनी का मार्केट कैप रफली 3,000 करोड़ के अराउंड है और स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 29 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। पीई फर्स्ट लुक में थोड़ा प्रीमियम लग सकता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेटल कंपनीज, लेकिन मार्केट शायद यहाँ बेटर मार्जिन्स और निश पोजिशनिंग को वैल्यू दे रहा है। और यही वीनस पाइप्स का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल है। अगर एनुअल फाइनेंशियल्स देखें स्कैनेक्स में, तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी एग्रेसिव स्केलिंग दिखाई है। एफआई 2019 में रेवेन्यू सिर्फ 121 करोड़ था, जो एफआई 2025 तक बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 969 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब बिजनेस ऑलमोस्ट 8
टाइम स्केल हुआ है विद इन फ्यू ईयर्स। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, एक्चुअल क्वालिटी, मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी में दिखनी चाहिए। और वीनस पाइप्स यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग लगती है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स FY 2019 में अराउंड 7% थे, जो ग्रेजुअली इंप्रूव होकर रीसेंट ईयर्स में 16 to 18% रेंज तक पहुंच गए। मेटल रिलेटेड बिजनेसेस में स्टेबल डबल डिजिट ऑपरेटिंग मार्जिन्स मेंटेन करना यूजुअली इजी नहीं होता, बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करते रहते हैं, और इसी वजह से ये मार्जिन प्रोफाइल इंपॉर्टेंट लगता है। क्वार्टरली नंबर्स भी इस स्टेबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। रीसेंट क्वार्टर्स में रेवेन्यू 280 से 300 करोड़ की रेंज में रहा है, और ऑपरेटिंग मार्जिन्स कंसिस्टेंटली अराउंड 16% मेंटेन हुए। इसका मतलब कंपनी सिर्फ स्केल ही नहीं बिल्ड कर रही, प्रॉफिटेबिलिटी डिसिप्लिन भी मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। नेट प्रॉफिट भी FY 2019 के अराउंड 4 करोड़ से बढ़कर FY 2025 में अप्रोक्सीमेटली 93 करोड़ तक पहुंच गया है। और यही चीज लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बिजनेसेस में इंपॉर्टेंट होती है। रेवेन्यू के साथ अर्निंग्स भी स्केल होनी चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट यहाँ समझना जरूरी है। बहुत सारी मेटल कंपनी सिर्फ कमोडिटी प्राइस साइकिल की वजह से टेम्पररी स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखाती है, लेकिन वीनस पाइप्स का बिजनेस कंपैरेटिवली मोर स्ट्रक्चर लगता है, बिकॉज कंपनी इंडस्ट्रियल ग्रेड स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स और वैल्यू एडेड सेगमेंट्स पर फोकस करती है। इसीलिए मार्केट इसको प्योर कमोडिटी स्टील बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करता। और अगर फ्यूचर ट्रिगर्स की बात करें तो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पुश, रिफाइनरी एक्सपेंशन, प्रोसेस इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर केपिक्स कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म डिमांड ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं। साथ ही अगर कंपनी एक्सपोर्ट्स और हायर मार्जिन स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कर पाती है तो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी और इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन रिस्क भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा रिस्क कंपनी का है रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी, स्पेशली स्टेनलेस स्टील और निकल प्राइसेस। अगर इनपुट कॉस्ट शार्पली मूव करते हैं तो मार्जिन्स कुछ टाइम के लिए प्रेशर पे फेस कर सकते हैं। दूसरा रिस्क ये है कि कंपनी अभी अभी रिलेटिवली स्मॉलर प्लेयर है कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रियल पाइप कंपनीज, तो एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टॉक ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में काफ़ी री रेटिंग देख चुका है, इसलिए फ्यूचर अपसाइड हैवीली डिपेंड करेगा कि कंपनी ग्रोथ, प्रॉफिट और मार्जिन सस्टेन कर पाती है या नहीं। ओवरऑल वीनस स्पाइस मुझे एक इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप मैन्युफैक्चरिंग प्ले लगता है, जहां स्ट्रॉन्ग स्केलिंग, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग थीम का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, और इसी वजह से ये स्टॉक मेरी लॉन्ग टर्म वॉच लिस्ट में डेफिनेटली रहेगा। चलिए अब चलते हैं अपनी लास्ट कंपनी की तरफ, जो है नेस्को। और ये कंपनी बाकी मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल बिजनेसेस से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि नेस्को बेसिकली एक एसेट हैवी कमर्शियल रियल एस्टेट और एग्जीबिशन बिजनेस है, जिसके पास मुंबई में एक्सट्रीमली वैल्यूएबल लैंड बैंक और कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं। और ऑनेस्टली इसी वजह से मार्केट इस कंपनी को सिर्फ अर्निंग्स के बेसिस पर नहीं, बल्कि एसेट वैल्यू और फ्यूचर मोनेटाइजेशन पोटेंशियल के बेसिस पर भी देखता है। कंपनी का करंट मार्केट कैप रफली 8,500 करोड़ के अराउंड है, और स्टॉक अराउंड 21 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। फर्स्ट लुक में वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं लगता, स्पेशली जब कंपनी डेट फ्री हो और कंसिस्टेंट कैश जनरेटिंग बिजनेस मॉडल ऑपरेट कर रही हो। सबसे इंटरेस्टिंग चीज नेस्को के फाइनेंशियल्स और मार्जिन्स में। अगर एनुअल रिपोर्ट्स देखें तो FY 2019 में कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 393 करोड़ था, जो FY 2026 तक अप्रोक्सीमेटली 932 करोड़ तक पहुंच गया। रेवेन्यू ग्रोथ डिसेंट रही है, लेकिन एक्चुअल स्टैंड पॉइंट प्रॉफिटेबिलिटी का है। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन कंसिस्टेंटली 50 to 65% की रेंज में रहा है, जो एक्सट्रीमली हाई है। रिसेंट ईयर्स में भी ऑपरेटिंग मार्जिन्स अराउंड 53 से 57% लेवल्स पर हैं। इतने हाई मार्जिन्स यूजुअली तभी पॉसिबल होते हैं जब बिजनेस के पास स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर और प्रीमियम एसेट्स है, और यही नेस्को का सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। कंपनी एग्जीबिशंस, आईटी पार्क रेंटल्स, कन्वेंशन सेंटर्स और कमर्शियल स्पेसेस से रिकरिंग इनकम जनरेट करती है। इस टाइप के बिजनेसेस में वंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, उसके बाद इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कंपैरेटिवली हायर प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आता है। इसी वजह से एबिटा भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। स्कैनिक्स में आप ये सारे डिटेल्स देख सकते हैं। FY 2019 में एबिटा अराउंड 265 करोड़ था, जो FY 2025 में रफली 551 करोड़ तक पहुंच गया।
नेट प्रॉफिट भी सेम पीरियड में अराउंड 180 करोड़ से बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 375 करोड़ के रेंज तक आ गया। मतलब कंपनी सिर्फ स्टेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल भी काफी एफिशिएंटली है। क्वार्टरली नंबर्स में भी ये कंसिस्टेंसी विजिबल है। रीसेंट क्वार्टर्स में रेवेन्यू 220 से 275 करोड़ की रेंज में रहा है और ऑपरेटिंग मार्जिन स्टिल अराउंड 47 से 57% की मेंटेन हुई है, जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस क्वालिटी इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। नेस्को एक फास्ट हाइपर ग्रोथ बिजनेस नहीं लगता। ये मोर ऑफ अ हाई क्वालिटी कैश जनरेटिंग एसेट प्ले जैसा बिजनेस है। इसलिए यहाँ इन्वेस्टर्स यूजुअली स्टेबिलिटी, प्रीमियम एसेट्स और लॉन्ग टर्म रेंटल इनकम विजिबिलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। और फ्यूचर ग्रोथ लार्जली डिपेंड करेगी कि कंपनी अपनी लैंड बैंक और कमर्शियल एसेट्स को कैसे मोनेटाइज करती है। अगर मुंबई कमर्शियल रियल एस्टेट डिमांड स्ट्रॉन्ग रहती है और एग्जीबिशन कन्वेंशंस बिजनेस ग्रो करती है, तो कंपनी को लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही कंपनी डेट फ्री है, जो एक एडिशनल कंफर्ट फैक्टर देता है, स्पेशली रियल एस्टेट लिंक बिजनेसेस में। लेकिन कंपनी के रिस्क भी हैं। यहाँ सबसे बड़ा रिस्क है कि बिजनेस का ग्रोथ पेस कंपैरेटिवली स्लोअर हो सकता है कंपेयर टू एग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग या टेक्नोलॉजी बिजनेसेस। दूसरा रिस्क, कमर्शियल रियल एस्टेट डिमांड इकोनॉमिक स्लोडाउन में टेम्परेरी वीक हो सकती है। और सिंस कंपनी का मेजर एसेट कॉन्सेंट्रेशन मुंबई में है, तो बिजनेस ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन भी लिमिटेड है। स्टॉक प्राइस एक्शन भी इंटरेस्टिंग रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव रहा है, लेकिन रीसेंट फेज में स्टॉक कंसोलिडेशन और वोलेटिलिटी दोनों देखने को मिली है। इसका मतलब यह है कि मार्केट अब फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर्स का वेट कर रहा है। ओवरऑल नेस्को मुझे एक क्वालिटी एसेट पैक बिजनेस लगता है, जहां डाउनसाइड सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एसेट्स और कैश जनरेशन से मिल सकता है। वहीं अपसाइड फ्यूचर मोनेटाइजेशन और कमर्शियल एक्सपेंशन पर डिपेंड करेगा। ये टिपिकल हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टोरी नहीं, बल्कि पेशेंस और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग टाइप बिजनेस ज्यादा लगता है। तो ये थी 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप कंपनीज जो करंट मार्केट एनवायरनमेंट में मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग सिर्फ अच्छे स्टॉक्स ढूंढने का गेम नहीं है, बल्कि उन्हें सही वैल्यूएशन पर खरीदने और उनके साथ पेशेंस रखने का गेम है। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में अपॉर्चुनिटीज जरूर बनती हैं, लेकिन रिस्क भी लार्ज कैप के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कीजिए और बिजनेस को पूरी तरीके से समझिए। पर्सनल लेवल पर मुझे इन कंपनीज में सबसे इंटरेस्टिंग चीज इनका कॉम्बिनेशन लगता है। प्रॉफिटेबल बिजनेसेस, मैनेजेबल बैलेंस शीट्स और ऐसे सेक्टर्स जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स अभी भी विजिबल हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि इन 5 कंपनीज में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सी कंपनी लगी और क्यों। कमेंट सेक्शन में अपने इनपुट जरूर दीजिएगा। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.